ओजोन होल के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर क्या है ये ओजोन होल और आखिर ये फॉर्म कैसे होता है। इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि आखिर ओजोन लेयर में ये होल कैसे बना। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। ओजोन होल के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि आखिर ये ओजोन है क्या चीज। ओजोन एक टाइप का गैस है जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 है, यानी कि ओजोन 3 ऑक्सीजन के एटम से बनता है और इसी ओजोन गैस से बनती है हमारी ओजोन लेयर, जो कि हमारी अर्थ की सरफेस से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, जो कि हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। और इन रेज में से कुछ रेज हैं गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। इन रेज का डायरेक्ट एक्सपोजर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है, जैसे कि सनबर्न्स, स्किन कैंसर, आई कैंसर और इम्यून सिस्टम का वीक होना। बट सन से निकलने वाली यूवी रेज ओजोन लेयर को बनाती है। कैसे, अभी आपको समझाता हूँ। जब एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से यूवी रेज टकराती है तो ऑक्सीजन के एटम्स स्प्लिट हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन के एटम्स जाकर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, जिससे बनता है O3 यानी कि ओजोन। और फिर O3 से यूवी रेज टकराती है, जिस वजह से उसमें से एक ऑक्सीजन का एटम स्प्लिट हो जाता है और वो ऑक्सीजन का एटम जाकर O3 के साथ रिएक्ट करता है, जिससे बनते हैं हमारे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। और ये चेन रिएक्शन इसी तरीके से चलती रहती है और इस साइकिल को कहते हैं चैपमैन साइकिल। और इस रिएक्शन को फर्स्ट बार सिडनी चैपमैन ने मई 1929 को एक्सप्लेन किया था। इस वजह से इसे चैपमैन साइकिल कहते हैं। चलो, इस बारे में तो आपने जान लिया है कि आखिर ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है, बट अब इस बारे में भी जान लो कि आखिर ये होल कैसे फॉर्म हुआ ओजोन लेयर में। ये टाइम था सन 1921 का, जब GMB डॉप्सन ने एक मशीन बनाई जिससे हम एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की कंसंट्रेशन के बारे में जान सकते। और इस मशीन का नाम था डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसे मेजर करने के लिए डॉप्सन ने कुछ यूनिट्स भी दी थी, जिसे हम कहते हैं डॉप्सन यूनिट्स। नॉर्मली ओजोन की थिकनेस होती है 3 to 5 mm, बट डॉप्सन यूनिट्स में इसे 300 to 500 डॉप्सन यूनिट्स कहा जाता है। उस टाइम पर अंटार्कटिका में काफ़ी सारे रिसर्च स्टेशन थे, जिनमें से कुछ रिसर्च स्टेशन वेदर मॉनिटरिंग के लिए थे और कुछ रिसर्च स्टेशंस ओजोन मॉनिटरिंग के लिए थे। अगस्त 1964 में सबसे पहली बार ओजोन कंसंट्रेशन को मेजर किया गया, वो भी नासा के निम्बस प्रोग्राम के लिए। इस ओजोन मॉनिटरिंग का काम था हमें बताना कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च की वजह से कोई ओजोन लेयर में इंटरप्शन तो नहीं हो रहा। बट इस स्पेसक्राफ्ट से ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये हमारी डेली ही यूज करने वाली चीज़ों की वजह से ओजोन लेयर में थिनिंग आ रही थी। उस टाइम पर कुछ हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता था, जिसे हम कहते हैं CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये केमिकल्स हमारी काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता था, जैसे कि एरोसोल स्प्रेज में, ब्लो एजेंट्स फोम को ब्लो करने के लिए, या फिर पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर, या फिर रेफ्रिजरेटर्स में सॉल्वेंट के रूप में। और इन्हीं सभी चीज़ों के भारी यूज़ की वजह से एटमॉस्फेयर में CFCs की मात्रा बढ़ रही थी। अगर मैं आपको CFCs के पोटेंशियल के बारे में बताऊं तो एक CFC का एटम हजारों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता है। और वो कैसे, बताता हूँ अभी। जब ये CFC हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है तो ये यूवी रेज से टकराकर क्लोरीन रिलीज करती है और ये क्लोरीन जाकर ओजोन से रिएक्ट करती है, जिससे मिलता है क्लोराइन मोनोऑक्साइड। और फिर ये जाकर ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन एटम मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और तब जाके ये क्लोरीन जाकर किसी ओजोन मॉलिक्यूल से दोबारा रिएक्ट करती है और ये चेन रिएक्शन आगे चलती जाती है। और CFCs का लाइफ स्पैन 40 ईयर से लेकर 150 ईयर्स तक का होता है। तो तुम इससे पता कर सकते हो कि एक CFC के एटम में कितना पोटेंशियल होता है। बट फिर साइंटिस्ट एस्टिमेशन लगाते हैं कि CFCs की वजह से सिर्फ 2 से 4% ही ओजोन की थिनिंग होगी, वो भी 2099 तक। बट 1982 में अंटार्कटिका के रिसर्च स्टेशन में जोसेफ फार्मन ओजोन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट में वो देखते हैं कि ओजोन लेयर 40% से थिन हो चुका है। बट वो सोचते हैं कि शायद मशीन ही खराब हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। क्योंकि साइंटिस्टों के एस्टिमेशन के हिसाब से तो सिर्फ 2 से 4% की थिनिंग होनी थी, वो भी 2099 तक। बट यहाँ पर तो डायरेक्ट 40% का ड्रॉप नजर आया। इसलिए वो अगली बार नई मशीन लेकर आते हैं और दोबारा से रीडिंग चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि
इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, वो दोबारा 40% ही दिखा रहा था। बट वो फिर इस बार सोचते हैं कि शायद इसी जगह पर कुछ प्रॉब्लम है और वो अगली साल दोबारा मेजरमेंट लेते हैं और इस बार वो दूसरी जगह पर मेजरमेंट लेते हैं। बट इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा डिक्लाइन आ चुका था ओजोन लेयर में और फिर वो तुरंत नासा के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में सब कुछ बता देते हैं और तब जाकर नासा एक कुछ इमेजेस निकालती है ओजोन लेयर के होल के बारे में। इन इमेजेस में आप साफ साफ देख सकते हो कि अंटार्कटिका के ऊपर कितना बड़ा होल हो चुका है और आप इस इमेज में ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को भी साफ साफ देख सकते हो जो कि डॉप्सन यूनिट्स में बताई गई है। और मैंने आपको बताया ही है कि नॉर्मली ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी होती है और इस एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा थिन हो चुकी है। बट इन प्रॉब्लम्स को देखकर 1986 में यूनाइटेड नेशन एक ट्रीटी बनाते हैं CFCs को बैन करने के लिए और इस ट्रीटी को हर देश साइन करता है और CFCs को HFCs से रिप्लेस कर दिया जाता है और 99% CFCs को कट कर दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट हमारे ओजोन लेयर पर भी नजर आता है। 2023 की यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 40 साल बाद ओजोन लेयर बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी, वो बिल्कुल ही रिकवर हो जाएगी पहले की तरह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।